नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है। आखिर इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आखिर भारत को क्यों सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, इस प्रश्न के कारणों को हम इस आज के सेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या क्या कार्य किए हैं तथा इस रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार ने किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो येल स्कूल ऑफ द इन्वायरमेंटल के द्वारा जारी किए गए 2022 के इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कहां रखा गया है, तो 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है। इस सूचकांक में 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ और इकोसिस्टम विटेलिटी को शामिल किया गया था। यदि हम लोग देखें तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले पायदान पर जो रखा गया है वह डेनमार्क को रखा गया है। डेनमार्क को सर्वोच्च स्थान, पहला स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में डेनमार्क का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि 2030 तक डेनमार्क अपने कुल जीएचजी उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, उसको अपने कुल उत्सर्जन का 1990 के स्तर तक 70% तक कम करने के लिए डेनमार्क 2030 तक प्रतिबद्ध है। अपने इस क्लाइमेट पॉलिसी एजेंडा के लिए डेनमार्क ने जीएचजी उत्सर्जन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस टैक्स, ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क ने ग्रीन हाउस टैक्स भी लगाया है। रिपोर्ट में भारत की बात करें तो भारत को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार जैसे राज्यों से या राष्ट्रों से भी नीचे रखा है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इस रिपोर्ट में शामिल किए गए विभिन्न पैरामीटर्स पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तथा भारत के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों एवं उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भारत सरकार ने चर्चा की है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स और भारत के द्वारा इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करेंगे। और यह जो सेशन है मूल रूप से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेख पर आधारित है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो हाल ही में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसके जारीकर्ता कौन है तथा इस इंडेक्स के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है यह एक द्विवार्षिक इंडेक्स है तथा इसे सबसे पहली बार 2002 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पर्यावरण कानून और पॉलिसी के लिए येल सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ जारी किया गया था। 2022 के ईपीआई इंडेक्स में 40 विभिन्न पैरामीटर्स पर विश्व के कुल 180 देशों का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का यह इंडेक्स मूल्यांकन करता है। साथ ही इन 40 इंडिकेटर्स की यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम विटेलिटी को शामिल किया गया है। इस वर्ष इस सूचकांक में कुछ नए पैरामीटर्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें यदि हम लोग देखें तो 2050 तक नेट जीरो एमिशन का प्रोजेक्शन क्या है, एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या है तथा पेस्टिसाइड्स के सतत उपयोग को भी इस वर्ष के इस इंडेक्स में शामिल किया गया है पैरामीटर्स के रूप में। यदि हम लोग की इंडिकेटर्स की बात करें तो हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं कि भारत को सबसे अंतिम पायदान पर इसमें रखा गया है। अब महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रश्न क्या पूछ सकता है यहाँ पर हम लोगों से कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं यदि हम लोग भारत की स्थिति को देखें तो भारत को 180वें स्थान पर रखा गया है तथा भारत का कुल स्कोर 18.90 है तथा पिछले 10 वर्षों में जो चेंज हुआ है भारत में ये -0.60 रहा है। अब यहाँ हम लोग मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स और सब इंडिकेटर्स को यहाँ पर हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, जो आगे हम लोग इसका उपयोग करेंगे कि भारत सरकार ने किन इंडिकेटर्स के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो सबसे पहले है इकोसिस्टम विटेलिटी, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है क्लाइमेट पॉलिसी। ये 3 इंडिकेटर्स ध्यान में रखिएगा जिसके ऊपर भारत सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसके बाद 10 ईयर का चेंज यहाँ भी भारत सरकार ने प्रश्न चिन्ह उठाया है तथा प्रोजेक्टेड जीएचजी एमिशन 2050 इसे ध्यान में हम लोगों को रखना है। तो आगे भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से इस इंडेक्स का बिंदुवार खंडन जारी किया है तथा विस्तार से बताया है कि भारत के रैंक को भारत क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। इन सारे कारणों के अतिरिक्त भारत ने जो विश्लेषण और निष्कर्षों में गणना के लिए उपयोग किए जाने वाली विधि जो शामिल की गई है उसमें क्या इरेगुलरिटीज हैं तथा कुछ कारकों को जिन्हें इस मेथड के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ऐसे ही इसी प्रकार के अन्य कारक हैं जो भारत सरकार ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें तो जलवायु नीति के उद्देश्य में एक नया संकेतक 2050 में जो अनुमानित ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन स्तर है उसे 2050 के लेवल तक ही माना गया है। यानी अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन जो स्तर है वो 2050 तक गणना की गई है। इसकी गणना भारत सरकार के अनुसार 10 वर्षों के उत्सर्जन में परिवर्तन की औसत दर के आधार पर की गई है, जबकि इसकी गणना लंबी समयावधि मॉडलिंग के द्वारा की जानी चाहिए थी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की जो सीमा है, संबंधित देशों की क्षमता और उपयोग, अतिरिक्त कार्बन सिंक है, ऊर्जा दक्षता है आदि को ध्यान में इसमें शामिल किया गया है। इस संकेतक में यदि हम लोग देखें तो भारत को 180 देशों की सूची में 171वें स्थान पर रखा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्टेड जीएचजी एमिशन 2050 तक है उसमें भारत को 171वें पायदान पर रखा गया है। अन्य कारकों में यदि हम लोग देखें तो वन और आर्द्र भूमि दोनों ही महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जिन्हें इस ईपीआई 2022 के द्वारा जारी किए गए 2050 तक के अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन ट्रेजेक्टरी में की गणना करते समय फैक्टर्स के रूप में इसे शामिल नहीं किया गया है। जबकि भारत में वन क्षेत्र और वेटलैंड का जो क्षेत्रफल है यह दोनों में ही वृद्धि हुई है। उपरोक्त कैलकुलेशन में हिस्टोरिकल डेटा जो है नज़रअंदाज किया गया है और जो सबसे कम जो एमिशन ट्रेजेक्टरी है उसे शामिल किया गया है। अब यदि हम लोग देखें तो इंडिकेटर्स जो प्रमुख इंडिकेटर्स हैं जैसे आपका कृषि जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य हानि और अपशिष्ट जैसे संकेतकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, भले ही वे बड़ी कृषि आबादी वाले विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिन संकेतकों में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था उनका वेटेज कम कर दिया गया है और यह जो बदलाव किया गया है इंडिकेटर्स में, इसके कारण को रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। तो भारतीय सरकार के द्वारा ये जो रीजंस हैं या जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के संदर्भ में इसे उठाने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने कि इस प्रोजेक्शन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो आखिर क्यों उठाए हैं, तो भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्रोतों से जो बिजली की उत्पादन क्षमता है 40% का जो यह लक्ष्य था यह पहले ही
प्राप्त किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर टारगेट था 2022 के लिए, उसका 40% पहले ही हासिल किया जा चुका है। यह था कितना, तो 175 गीगावाट का यह टारगेट हमारा था। इस बार के EPI 2022 में जलवायु नीति के रूप में प्रारंभ किया गया एक नया नीति है, जिसका उद्देश्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति उद्देश्य का एक हिस्सा था तथा अंतिम सूचकांक, जब ये पिछली बार जब EPI 2021 जारी किया गया था तो क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन का जो भारांक था वह था 24%। वहीं यदि इस बार जलवायु नीति उद्देश्य का जो भार है वह 38% कर दिया गया है, जिसमें भारत को पहले जो 2021 में था भारत का इस सूचकांक में स्थान, वह 106 था, जो इस बार बढ़ करके 165 हो गया है। और जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, भारतीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि नीति के जो उद्देश्यों में कुछ नए मानदंड जोड़े गए हैं और इसके महत्व को जो संशोधित किया गया है, इसके कारण भारत इस पैरामीटर में काफी बुरा प्रदर्शन भारत ने किया है। आगे यदि हम लोग देखें तो भारत पेरिस समझौते का एक पक्षधर है तथा उसने 2070 हाल ही में जो कोप सम्मेलन हुआ था, भारत ने उसमें 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था। इसलिए 2050 में जो अनुमानित GHG उत्सर्जन वाले देशों से इसकी तुलना की जा रही है वह CBDRC में दिए गए इक्विटी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। वहीं हम लोग यदि देखें तो 2022 का जो EPI के समायोजित उत्सर्जन वृद्धि दर संकेतक मौजूदा जो ग्रीन हाउस गैसेस के इन्वेंट्री से प्राप्त होते हैं, उन जिनकी गणना कई मान्यताओं का उपयोग करके की गई है। वहीं आगे है कि कोई भी संकेतक जो है, यहाँ पर जो भी संकेतक का उपयोग किया गया है वह सारे रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा दक्षता, प्रक्रिया अनुकूलन, इन संकेतकों का जो की बात नहीं करता है। भारत के अनुसार इन संकेतकों का जो चयन है यह काफी पक्षपातपूर्ण है और अधूरा है। यह ध्यान रखिएगा कि भारत ने इन आधारों पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। भारत सरकार के अतिरिक्त भारतीय विशेषज्ञों ने भी पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। उनके अनुसार इस बार के इंडेक्स में कई प्रकार की विसंगतियां विद्यमान हैं और उन्होंने इन विसंगतियों में से कई को उजागर करने का प्रयास भी किया है, जिनमें प्रमुख है कि क्लाइमेट चेंज को इतना अधिक वेटेज दिया जाना अनुचित है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज को इस इंडेक्स में अत्यधिक वेटेज दे दिया गया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार यह मान लिया गया है कि प्रत्येक देश 2050 तक नेट जीरो की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, जबकि यदि हम लोग देखें तो गरीब देशों को इस स्तर पर पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। यह रिपोर्ट ना ही नैतिक स्तर पर और ना ही राजनैतिक स्तर पर हम लोग सही मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट को बनाने में जिस मेथोडोलॉजी का उपयोग किया गया है वह काफी क्रूड है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस इंडेक्स में यह मान लिया गया है कि जो प्रत्येक देश है वह आर्थिक रूप से विकास के दृष्टिकोण से तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से समान है और वो सारे देश 2050 तक क्या करेंगे, नेट जीरो जो है की उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। इस इंडेक्स में पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन को काफी कम वेटेज दिया गया है, जिसके कारण अधिक आबादी वाले देश जैसे हम लोग कह सकते हैं चाइना और इंडिया निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। इन विसंगतियों के कारण भारत का जो पर्यावरण परफॉर्मेंस रैंक है इस इंडेक्स में काफी नीचे आ गया है। आगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों को देखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सर्वप्रथम क्या है कि भारत सरकार ने किस प्रकार के स्टेप उठाए हैं, तो केंद्र सरकार ने
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सभी के सुरक्षित एवं समृद्ध जीवन हेतु निरंतर प्रयासरत किया है। इसी के तहत नवंबर 2021 में आयोजित ग्लासगो में आयोजित कोप 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए तथा उनकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध भारत ने विश्व को पंचामृत की सौगात दी है। इस पंचामृत में पहला है कि भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। पंचामृत का दूसरा अमृत है कि 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा है कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन स्वयं से कम करेगा। चौथा अमृत है कि भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर देगा। ये सारे लक्ष्य जो थे ये 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं इस पंचामृत का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वह है 2070 तक भारत नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यदि भारत इन पंचामृत के इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो क्लाइमेट एक्शन की दिशा में भारत का यह एक अभूतपूर्व योगदान होगा। वहीं हम देखें तो हरित ईंधन की दिशा में भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2021 को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही नहीं अपितु भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा भी अन्य मंत्रालय एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या और उसके खतरे से निपटने के लिए भारत में सर्वप्रथम तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद इथेनॉल पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। हम लोग बायो डीजल की बात कर रहे हैं, बायो एलएनजी की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर ही लिए, हम लोग इलेक्ट्रिक कार की ओर स्विच कर रहे हैं। तो इस तरह जो देश है विभिन्न प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। सरकार का कहना है कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से होती प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के लागत में कमी होगी, जिससे इसकी जो कीमत होगी अगले 1-2 वर्षों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर आ जाएगी। खास बात यह है कि इस संक्रमण से जो आम भारतीय नागरिक हैं उनका जो बजट है वह भी कम हो जाएगा। आगे है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना 2019 से 24 तक के लिए पुनः लागू की है। यदि एक रिपोर्ट को हम लोग देखें तो भारत में 2021 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 168% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्ज करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी अपनी नीतियां जारी की है। वहीं हाईवे एक्सप्रेस वे पर भी केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए विभिन्न स्टेशन को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं यदि हम लोग देखें तो भारत एक जैव विविधता में धनी देश है तथा वन्य जीव जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। उनके बिना पारिस्थितिकी संतुलन एक असंतुलित स्थिति में बदल जाएगी। यदि हम लोग देखें तो वन्य जीव न सिर्फ हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं अपितु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्रों की संख्या में न सिर्फ 32% की भारत में वृद्धि हुई है बल्कि 2010 से लेकर 2020 तक की अवधि में एशियाई शेरों की संख्या में 64% की वृद्धि की गई है। यानी वर्तमान समय में हम लोग देखें तो भारत में
भारत में विश्व के 70% एशियाई शेर निवास करते हैं। वहीं 2014 से लेकर 2018 तक 2014 से 18 तक की अवधि में बाघों की जो आबादी है भारत में उसमें 33% की वृद्धि हुई है। और 2021 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम लोग देखें तो विश्व के 70% बाघों का निवास भारत में है और 60% जो तेंदुआ है उनका निवास स्थान भी भारत में पाया जाता है। वहीं भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 2017 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान गज यात्रा को लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत के 12 राज्यों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही भारत में वन क्षेत्र में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि भी देखने को मिली है। यह केंद्र सरकार की पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के फॉरेस्ट कवर को यदि हम लोग देखें तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह किस डेटा के अनुसार है तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के डेटा के अनुसार यह बताया गया है। और यह भारत का जो कुल वन क्षेत्र है, कुल वन क्षेत्र और कुल ट्री कवर जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, जो 2019 के तुलना में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 के आकलन की तुलना में यदि हम बात करें तो भारत में जो फॉरेस्ट कवर था वह वर्तमान समय में 2019 की तुलना में 1540 स्क्वायर मीटर की वृद्धि हुई है। वहीं ट्री कवर की बात करें तो इसमें 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है और कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है उसमें 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि 2019 के मुकाबले देखने को हमें मिलती है। और वर्तमान समय में भारत में टोटल फॉरेस्ट और कुल जो ट्री कवर है वह 24.62% तो भारत के कुल क्षेत्रफल का हमें दिखाई देता है। वही हम लोग मैंग्रोव कवर की बात करें तो यह 4,992 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है वो कवर करता है। स्वच्छता की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा नमामि गंगे मिशन को चलाया जा रहा है, जो जल और जलीय जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है गंगा, और गंगा के कायाकल्प के लिए बजट में 288% से अधिक की वृद्धि की गई है तथा 30,853 करोड़ की अनुमानित लागत से 364 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से कि हम लोग देखें तो 183 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। साथ ही इनमें से कई परियोजनाएं प्रारंभ भी हो चुकी हैं। साथ ही नमामि गंगे योजना के साथ साथ जल में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जैसे डॉल्फिन, कछुआ और घड़ियालों आदि के संरक्षण के लिए भी भारत सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपलब्धियों के अतिरिक्त हम लोग अन्य उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया की आबादी का 70% भारत जो है दुनिया की आबादी का 70% भारत की आबादी है। कुल वैश्विक GHG ग्रीन हाउस या कुल कार्बन उत्सर्जन के कुल वैश्विक उत्सर्जन का केवल भारत 7% उत्सर्जित करता है। कहीं कहीं आप लोगों को डेटा में 5% भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। वहीं यदि हम लोग पर कैपिटा की बात करें तो भारत 1.7 टन कार्बन का उत्सर्जन भारत के द्वारा किया जाता है। वहीं गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 40% जो है वह पूरा करने का 2030 का जो हमारा लक्ष्य था वह नवंबर 2021 में हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे है कि भारत के द्वारा जो COP21 जिसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, तो COP21 का जो लक्ष्य है वह निर्धारित समय से हमने 9 साल पूर्व ही हासिल कर लिया है। और यदि हम लोग देखें तो एमिशन इंटेंसिटी जो है GDP का वह रिड्यूस होकर के 21% आ गई है, जो 2005 के लेवल से नीचे की थी। और यह जो है उपलब्धि हम लोगों ने 2014 में ही प्राप्त कर ली है। वहीं 35% जो है हमारा पावर कैपेसिटी बेस्ड किस पे है, नॉन फॉसिल फ्यूल पे, और यह अचीव हम लोगों ने मार्च 2018 में कर लिया था। एमिशन को अवॉइड करने में जो फॉरेस्ट कवर है उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
और हम लोगों ने लगभग 2010 से 14 के मध्य आधा जो एमिशन है उसको वनों के द्वारा हटाने में उपलब्धि प्राप्त कर ली है। 2014 से 2022 तक जो हमारा स्थापित अक्षय ऊर्जा जो इस्टेब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है उसमें 330% की से अधिक की हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है। वहीं हम लोग देखें तो भारत का जो जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव है वह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने वाला यह पंचायत है। आगे यदि देखें तो सोलर कैपेसिटी जो है हमारे पास में 2014 से लेकर 2022 तक की अवधि में इसमें 1900% की मैसिव जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान के भादला में ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के भादला में भादला सोलर पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में चालू हुआ है। वहीं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है पावागढ़ सोलर पार्क वह भी भारत में ही कर्नाटक में स्थित है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग बात करें तो भारत अक्षय ऊर्जा में उभरता हुआ एक ग्लोबल लीडर है और विश्व में भारत का स्थान यह तीसरा है, जो कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाला देश है। यदि हम लोग सोलर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला भी देश बन चुका है तथा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सितंबर 2021 तक लगभग 40 गीगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। इसके अतिरिक्त भारत विश्व के उन चुनिंदा गिने चुने देशों में है जिनके संविधान में पर्यावरण संरक्षण का विशेष उल्लेख किया गया है और पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से ही स्वच्छ पर्यावरण और मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग वर्तमान समय में भारत में बन चुका है और भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल को दर्शाती हैं। तो आज का जो हमारा जो यह सेशन था एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए यहाँ से ढेर सारे फैक्ट प्राप्त हुए होंगे। यदि इस इंडेक्स से संबंधित या भारत के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कि भारत को इस इंडेक्स में जो 180वें स्थान पर रखा गया है वह उचित है? इन सारे तथ्यों को देखते हुए आप कमेंट कर सकते हैं अपने विचारों को। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।